कॉस्मोपॉलिटन एरा में जहां पर कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अछूती है। इस फील्ड में इतने स्कोप्स हैं, इवन वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स विच आर नॉट इवन क्रिएटेड येट। हम अपने बच्चों को ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसी जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं जो अब तक शायद बनी भी नहीं है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि वो अक्षरी ज्ञान से ऊपर उठ करके प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। जीवन में बहुत सारे करियर हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स है या और बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो वो केवल किताबी ज्ञान या स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रहने की ना सोचें। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं सुभारती टीवी और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा यादव। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं और इसके बाद मैं मिस्टर नवीन की तरफ बढ़ती हूं और उनसे जानना चाहती हूं कि आखिर एलएलबी करने के बाद और कौन से करियर ऑप्शंस हमारे पास खुल जाते हैं। खाली एडवोकेसी में जाना नहीं बल्कि इसके अलावा आफ्टर एलएलबी क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। एलएलबी करने के लिए आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी आप सब्जेक्ट से आप 12th करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन भी किसी भी सब्जेक्ट में आप करते हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। 12वीं के बाद भी आप 5 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए एलएलबी, ठीक है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेजुएशन करने के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं और साथ साथ आप जुडिशरी की तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बोला कि अभी एलएलबी करने के बाद और क्या स्कोप है, तो एलएलबी करने के बाद आप जुडिशरी का एग्ज़ाम आप देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो आप एज ए जज आप कोर्ट न्यायालय में कोर्ट में एज ए जज आप अपॉइंट हो जाते हैं। इसके अलावा आप एज ए प्रोफेशन आप एलएलबी चूज़ कर सकते हैं और सभी जितनी भी कंपनीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में देखो न्याय की ज़रूरत तो पड़ती ही है, ठीक है, और समाज में भी न्याय ज़रूरी है और न्याय नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि एज ए प्रोफेशन आप इसको कैरियर के रूप में चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम चलते हैं मिसेस शीतल की तरफ, उनसे जानेंगे कि ज्योग्राफी में और क्या क्या करियर ऑप्शंस है, कितना डीपली हम ज्योग्राफी को पढ़ के उसमें और अच्छे से अपने करियर को एक नया बूम दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप 12वीं के बाद भूगोल में भी अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अगर आपको भूगोल का शिक्षक बनना है तो उसके लिए आप 12वीं के बाद बीए करें, एमए करें, और अगर आपको डॉक्टरेट तक करना, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पीएचडी तक कर सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र में जो आपको आज बताना चाह रही हूँ, जो मैं जैसा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कृषि से जुड़े हुए होते हैं, उनके पेरेंट्स खेतों में काम करते हैं, वो बताते हैं कि 20 साल हमारी फसल अच्छी हुई है या इस साल हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है। तो हम घर में जब डिस्कस होता है इन चीज़ों का तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है उनका कि भाई क्या रीज़न रहा है इसके पीछे कि भाई हमारी जो खेती है या जो हमारी पैदावार है अच्छी नहीं हुई है या किसी साल बहुत अच्छी हुई है। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ से या आपके लिए 2 चीज़ें नई आती हैं। एक तो क्या कर सकते हो आप वहाँ पर मौसम वैज्ञानिक बन सकते हो। आपको भी पता है कि भाई ये सर्दी का महीना है, आप मौसम वैज्ञानिक बनकर अपना एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हो। दूसरा जो मैं बात बता रही थी, कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं आप, कि आप अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, किस तरह के बीज आपको बोने चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट बहुत अच्छे से बता सकता है इन चीज़ों को, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ होता है कि अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग फिजिकल फीचर्स और अलग अलग तरह का जब वहाँ पर मौसम चेंज होता है तो किस तरह से फसलों पर अलग अलग उसके इफ़ेक्ट आते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को जब बात करते हुए सुनते हैं तो वहाँ पर आप गाइड उनको भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं जब क्लास में अक्सर हम पढ़ाते हैं तो उनको ये रहता है कि मैम एरोप्लेन में हम जा रहे हैं
या फिर हम बोटिंग कर रहे हैं, या फिर ये हमारा जो कंसेप्ट है यातायात का, जिसमें हम प्लेन से या भी स्थल से या हम पानी से जिन भी संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ किस प्रकार से हम जहाज़ों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम पानी की जहाज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बीए प्रोग्राम करा रही हैं और बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी करा रही हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, और बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी करने के बाद मेरा करियर कैसे और ज़्यादा स्टैब्लिश या बहुत ज़्यादा और अच्छा कैसे बन सकता है? देखिए मैम, अगर हम आफ्टर 12th बीए करते हैं तो वहाँ पर हमें लैंग्वेज साथ में पढ़नी पड़ती है। वहाँ पर हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं हिंदी भी, इंग्लिश भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल साइंस भी, ज्योग्राफी भी। हमें वहाँ पर 4 सब्जेक्ट लेके चलने पड़ते हैं, 5 सब्जेक्ट लेके चलने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें ऑनर्स की, तो ऑनर्स में हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको किसी और सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाएगा, खाली आपको ज्योग्राफी ही पढ़ाई जाती है। इससे एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त आपका तैयारी हो जाती है। और दूसरा, मेरा यहाँ थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का निजी अनुभव भी रहा है। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो कैंपस में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए थे जो ऑनर्स पढ़ के आए थे, और मैंने बीए किया था, तो उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी मुझसे। तो मुझे वहाँ ये लगा कि अगर मुझे एक सब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करने के लिए मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती तो मैं वहाँ ऑनर्स ही चुनती, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट पर हमारा फोकस हो जाता है तो हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसके साथ अटैच भी हो सकते हैं, और उसको हम अपना करियर का फोकस बना के बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब जब मैं उस चीज़ को अनुभव किया है तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि बच्चों, अगर आज आपने अपना एक अनुभव यहाँ से ये भी लो कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में ही मुकाम हासिल करना है तो आप आज से ही ये ठान लो कि मुझे इस सब्जेक्ट में पढ़ना है और ये करना है। और इस किस तरह से हमें, मैं ये नहीं कह रही कि आप भूगोल ही पढ़ो, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, पर अपना 100% दो और उसमें कामयाब होके दिखाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आपका। और अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और हम चलते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जी के पास। उनसे जानेंगे कि आखिर साइकोलॉजी एक तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और साथ ही साथ इसमें जो करियर है वो कैसे इंटरेस्टिंग बन सकता है, ये थोड़ा सा हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद मैम, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग आजकल एक चीज़ ज़रूर देख रहे होंगे कि आप लोगों के स्कूल में आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कि काउंसलिंग सेशन चल रहे हैं, वेबिनार है, सेमिनार हो रहे हैं। तो वो क्यों, किस लिए हो रहे हैं? गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया है कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। क्या नीड है उनकी, क्या हेल्प करते हैं काउंसलर आपकी, स्पेशल एजुकेटर आपकी कैसे हेल्प करते हैं? तो आपको अगर उस फील्ड में जाना है, आप इस तरीके का कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को साइकोलॉजी बैकग्राउंड से गुजरना होगा। साइकोलॉजी के लिए आप लोग 12th में भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। आपके स्कूल में होगा, नहीं होगा तो शायद वो आने वाले सालों में चालू हो जाएगा। बट उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं साइकोलॉजी के साथ और मास्टर्स करते हैं। जब आप मास्टर्स कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको पीजी डिप्लोमा करना होता है। पीजी डिप्लोमा करने के बाद में एक सर्टिफाइड काउंसलर आप बन जाते हैं। अगर आप उससे हायर जाना चाहते हैं तो इन द सेम पेज आप अगर पीएचडी भी कर लेते हैं उसी फील्ड में, तो आपके लिए और भी बेहतर हो जाता है। लेकिन एक स्कूल काउंसलर तक पहुंचने की जर्नी आपकी मास्टर्स प्लस एक आपका पीजी डिप्लोमा ही काफ़ी है। वो आप करके किसी भी स्कूल में आप एज ए काउंसलर सेलेक्ट हो सकते हैं और आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बात आती है कि हम साइकोलॉजी क्यों सीखें? एक मात्र काउंसलर बनने के लिए हमने साइकोलॉजी सीखनी है?
लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स को टच करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। आपका सेल्फ बिहेवियर, दूसरों के साथ आपका करने वाला व्यवहार, आप किस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, फैमिली में आपका बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से आप अपने आप को कूल रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो क्या आपके अपने मन को एकाग्र करना आपके बस में है? क्या आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं कि आपको कोई कमांड ना करे लेकिन उसके बावजूद भी आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को परफॉर्म करते रहें? जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मुझे आपके सानिध्य की, आपके साथ की ज़रूरत रहेगी, कि जब हम लोग एक पैनल डिस्कशन करेंगे तो 1 to 1 हम लोगों के क्वेश्चंस भी आएंगे और आप लोग साइलेंस मेंटेन करके रहेंगे। और देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आप सेल्फ कमांडेड बने, आपने अपने आप पे कमांड की और आप किसी की कमांड के लिए नहीं बैठे हैं और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइलेंस मेंटेन रखा। ये चीज़ें आप साइकोलॉजी में सीखते हैं कि आप सेल्फ कमांडेड बने। आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई कमांड करता है तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है कि ये मुझे क्यों बता रहा है, ये मुझसे क्यों करवा रहा है। लेकिन अगर आप उसी काम को बेहतरीन तरीके से खुद करेंगे तो आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। आप अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव वर्क में लगेगी, आप किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए सक्षम रहेंगे। आप अपने बिहेवियर से ऐसा एक परिचय उसके ऊपर छोड़ेंगे कि अगर मैं भी इसके तरह से सोचना शुरू करूं और इसी के तरीके से बिहेवियर करूं तो क्या हमारे बीच कभी कोई तनाव आ पाएगा? क्या जो हम क्लासेस में, कॉरिडोर में, प्लेग्राउंड में एक दूसरे के साथ में बुली करते हैं या हम किसी को टीज करते हैं, तो उस तरीके से जब आप एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉर्डियल होंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो हो सकता है मेरे एंजॉय के लिए है, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ अपने किसी साथी को परेशान करके। लेकिन जब आप टेक्निक अप्लाई करेंगे, लाइक रोल रिवर्सेबल की टेक्निक अगर आप अप्लाई करेंगे और आप उसकी जगह अपने आप को रख कर देखेंगे कि काश ऐसा ही किसी मेरे दूसरे साथी ने मेरे साथ किया होता तो मेरा अनुभव कैसा होता, मैं क्या फील करता, क्या मैं उस टाइम भी इतना ही खुश होता? नहीं होता, क्योंकि वो अनुभव आपने जो एंजॉय किया है वही अनुभव कोई और एंजॉय करने वाला है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम खुद पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या हमें किसी और पर अप्लाई करना चाहिए? तो आप जब अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, बोलने से पहले सोचना शुरू कर देंगे, थिंक बिफोर स्पीक, कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए, क्या ये दूसरे को हर्ट तो नहीं करेगा, मेरे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, मुझे उस क्वेश्चन के पूछने से सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। उसमें डर नहीं होता। इस ठहराव का मतलब डर नहीं है कि मैं क्वेश्चन पूछूं या ना पूछूं। वहां आप अपने आप से सेल्फ एनालिसिस आप अपना कर रहे हैं कि मैं क्वेश्चन को ऐसे किस माध्यम से पूछूं, किस भाव में पूछूं कि सामने वाला मुझे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से बात बताए। हमारे साथी होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हम लोग व्यवहार, कभी हमारी लड़ाई होती है, कभी हम बहुत प्यार से होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हमारा एक ग्रुप होता है, वहाँ पे अगर किसी भी एक ग्रुप के साथी ने आके बोला कि आज उस बच्ची ने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम एकदम से टीम अप हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं और एकदम से चलो आज इसको स्कूल के बाद देखते हैं,
सो वो जो बिहेवियर है वहां पे आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया और क्विकली आपने बायस होके वो डिसीजन बना लिया। रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, पूरी स्थिति को जानने की कोशिश करिए और उसके बाद में जो सामने वाला है आप उसको भी साथ में लेके आइए कि हम लोग कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा एक्ट आपके द्वारा हुआ या चाहे अनचाहे हुआ या इंटेंशनली हुआ? अगर ऐसा इंटेंशनली हुआ तो आपने क्यों किया, उसके पीछे आपका पर्पस क्या था? और अगर इंटेंशनली नहीं था तो आप इस चीज का आगे ध्यान रखें। हम लोग सब साथी हैं, एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखें। तो हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम ग्रुप बन के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लड़ाई करें या ग्रुप बन के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हेल्दी डिस्कशन करें जो आपको मोटिवेट करेगा और आपको एक लीडर क्वालिटी आप में डेवलप करेगा। जब स्कूल में टीचर्स को पता चलेगा ये बच्चे, ये ग्रुप इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं और इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी आपके अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होती चली जाएगी। सो साइकोलॉजी बहुत ही डीप डेप्थ का अपना सब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए आपको अपने आप को जानना जरूरी है और उस जानकारी के आधार पे ही आप किसी और को बेहतर और बेहतर कुछ राय दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, बशर्ते कि आप पहले उसके लिए निपुण हो जाएं, वो चीज़ आपके रोम रोम में हो, आपकी नॉलेज उस लेवल पे अच्छी हो ताकि आप किसी को कर सकें। आप देखते होंगे कि हमारे हिंदुस्तान में गाइडेंस, राय मशवरा फ्री में मिलता है। सामने वाले को राय मशवरे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हैं, ज्ञानी हैं, तो हम देंगे जरूर। अरे पहले देखिए, क्या सामने वाला आपसे कुछ रिसीव करना चाहता है? वो उस स्थिति में है कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुने या माने? तो सबसे पहली चीज है कि जब हम एक कंफर्ट जोन देते हैं तो उस कंफर्ट जोन देने के लिए हम उस पर इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं किसी चीज को। जब तक सामने वाला उस तरीके की इच्छा जाहिर ना करे, मांग ना रखें, तब तक अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखें और कोशिश जरूर रखें, ऑब्जर्वेशन जरूर रखें कि मेरा साथी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है और उसको शायद मेरी ज़रूरत है, बट वो किसी हेजिटेशन में है। तो बहुत कॉर्डियली, बहुत हम्बली जाइए, पूछिए सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो आप मुझे बताएं, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो। और वहां जब ये जानकारी आप लेते हैं तो वहां आपका ट्रस्ट जुड़ जाता है। अगर आपका ट्रस्ट आपके उनके साथ जुड़ा हुआ है और आपने वो बातें पूछी और अपने ग्रुप में बता दी, तो वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आप पे नहीं, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा और अपनी प्रॉब्लम अपने साथ ही दबा के रखेगा। तो क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसको ऐसा रिजिड बना दें कि वो अपनी प्रॉब्लम को साथ लेके जीता रहे? तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो काउंसलिंग, साइकोलॉजी आपका हर तरीके से एक डेवलपमेंट करता है, आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाता है और आपको सोसाइटी में बहुत बेहतरीन पलों को जीने के लायक बनाता है। तो अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे और बहुत सारे लोगों का भी फायदा कर पाएंगे। थैंक यू। जैसा सर ने अभी बताया कि किस तरह से साइकोलॉजी बहुत इफ़ेक्ट डालती है हमारे समाज पर भी, हमारे बच्चों पर भी, पर हर स्कूल में, हर क्लास में हर तरह का बच्चा होता है। हम भी कई बार फेस करते हैं इन चीज़ों को कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और क्लास के माहौल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को होपलेस समझते हैं। तो कृपया करके सर आप उन बच्चों को गाइड करें कि वो किस तरह से अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से वो अपने माइंड को सुटेबल कर सकते हैं और ये उनको ये फील भी ना हो कि भाई हम
कमज़ोर विद्यार्थी हैं या हम ये नहीं कर सकते या फिर हमसे होगा ही नहीं? शीतल मैम, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा। सबसे पहली बात तो मैं ये चाहूँगा जानना कि जो हमारे स्लो लर्नर्स हैं उनको हमने कैटेगराइज किया कि ये स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे क्विक लर्नर स्टूडेंट हैं। सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज ए टीचर कि हम उन चीज़ों को जब कैटेगराइज कर चुके हैं और जब हम इस चीज़ को जान चुके हैं कि ये बच्चे थोड़े से स्लो हैं और इनको इमीडिएटली समझ नहीं आता, क्योंकि हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट है, उसका एप्टीट्यूड डिफरेंट है। हम उसको अगर वीक की संज्ञा देंगे तो वो कहीं भी शायद कामयाब ना हो, लेकिन अगर हम उसको स्लो लर्नर कह सकते हैं। अगर हम उसके बाकी एरियाज़ को चेक करें, हर बच्चा किसी ना किसी प्रतिभा का धनी जरूर होता है। हो सकता है वो एकेडमिकली थोड़ा सा स्लो हो सकता है या उसका स्लो प्रोसेस हो सकता है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसकी कैचिंग पावर थोड़ी सी स्लो हो सकती है। आपने क्लास में एक बार कराया लेकिन बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। हमारे पास लिमिटेड टाइम था, 30, 35, 40 मिनट का पीरियड था, सिलेबस भी कराना है, बच्चों का और भी मल्टीपल काम है, लेकिन क्या हम उन स्लो लर्नर्स के लिए स्पेशल वर्क कर पाए? क्या हमने उनको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताई कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे? क्या कभी हमने उनके साथ बैठ के इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि हम बेटा आप लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कोई फैमिली इशू है, कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे, या जेन्युइनली उनका आईक्यू लेवल डाउन है, उनको समझने में, उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए टीचर कि हम इस टाइप के बच्चों को ज़रूर आइडेंटिफाई करें और उन बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करें। हम डायग्नोज तब कर पाते हैं जब हमें प्रॉब्लम का पता चलता है। अदरवाइज आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं बीमार हूँ और डॉक्टर से मैंने कुछ बताया नहीं, शेयर नहीं किया। अब डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहेंगे मैं बीमार हूँ, आप देख लीजिए मैं बीमार हूँ और मुझे मेडिसिन दे दीजिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं और बार बार आप इसी स्टेटमेंट पे अड़े रहते हैं और उनके साथ कुछ शेयर नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि कोई डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन, पेन किलर और आपको कुछ भी स्लाइटली मेडिसिन देके आपको सेटिस्फाई करके घर भेज देगा। बट आप उससे सेटिस्फाई हैं क्या? जब आपने उनको प्रॉब्लम नहीं बताई, आप प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुए और उसके बावजूद आप मेडिसिन लेके आ गए और आपने खा लिया उस मेडिसिन को या आपने थ्रो कर दिया, आप सेटिस्फाई तो नहीं हुए। आप सेटिस्फाई तब होते जब आप अपनी डॉक्टर के साथ शेयर करते ईच एंड एवरीथिंग, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते, वो आपको ये बताते ये चीज़ें जेन्युइनली होती रहती है, इसमें मेडिसिन की कोई नीड नहीं है, इसमें आपको मेडिसिन की नीड है, ये आपकी विटामिन्स लैक कर रही हैं, इन विटामिन्स को आप ले लीजिए, इस तरीके की डाइट लीजिए जिससे आप हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। सेम सिचुएशन अगर मैं अपने स्टूडेंट्स पे लगाता हूँ तो जो स्लो लर्नर है, क्विक लर्नर ने तो अपना काम कर लिया, टीचर ने पढ़ाया, उनको समझ आ गया। हम क्लास में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमारा कंफर्मेशन कहाँ से होता है? जो हमारी क्लास के 8, 10, 15 बच्चे क्विक लर्नर होते हैं वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। क्या कभी हमने रिस्पॉन्स को रिवर्स करके देखा कि उन 8, 10, 15 बच्चों को छोड़ के हम उन बच्चों से पूछें कि क्या रिस्पॉन्स है, कितना आपको समझ आया? अगर आप उनसे 1 to 1 एक 2 क्वेश्चन पूछें और बाकी क्लास उनको मोटिवेट करें ना कि उनको एम्बैरस फील कराएं, तो आपको एक्चुअल सिचुएशन का पता चलेगा कि जो बच्चे बैठे हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं वंचित हैं उस चीज़ से जो आप समझाना चाहते हैं, जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो उन्होंने प्रॉपरली रिसीव किया ही नहीं और उनको अभी भी अभाव है और वो डर के कारण या अपनी क्लास की, अपने पीयर ग्रुप के शर्म के कारण क्वेश्चन नहीं पूछ रहे और उनके कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, उनके कारण
उनके घर में कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड नहीं है जो उसको गाइड कर सके, बता सके। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हमें एज ए टीचर अपना डायग्नोज प्रॉपर करना होगा, उसके बाद उन बच्चों से प्रॉपरली मिलना होगा, उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को जानना होगा और उनकी जो IQ है उस लेवल पे उनको उतना ही बर्डन दें, उतना ही काम दें जिसको वो बहुत ईमानदारी से कर सके। इसमें आप एक चीज़ डाल सकते हैं बच्चों के लिए, आप क्लास में कंपटीशन क्रिएट करें कि जो बच्चे हैं जो आपके स्लो लर्नर हैं वो किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में या उनकी जो रूरल लैंग्वेज है उसमें क्वेश्चन फॉर्म करें और वो क्वेश्चन आके अपने क्लासमेट्स को दें, अपने पीयर ग्रुप को दें कि मैंने इस पार्ट में से ये क्वेश्चन बनाया है, ज़रा सॉल्व करके बताओ। वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को देखें। नो डाउट क्वेश्चन फॉर्म गलत भी हुआ होगा, फॉर्मेशन सेंटेंस की गलत हुई होगी, लेकिन अगर आपका साथ है तो वो बच्चे मोटिवेट जरूर होंगे और वो अप्रिशिएट किए जाएंगे कि वेरी गुड, आपने किया, आपने एफर्ट्स किए, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना के देखो, ऐसे बना सकते हो। तो जो वीकनेस है वो कहाँ पे है? क्या उसकी ग्रामर क्लियर है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर उसको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती, उसको प्रॉपर लिखना नहीं आता, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है, सो उसको टेंसेस क्लियर नहीं है, वो कैसे अपनी बात को रखेगा, अपने आंसर को कैसे फॉर्म करेगा? आप लोग ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, बच्चे नोटबुक में लिख के लेके गए और उन्होंने उस चीज़ को रट लिया, मगअप कर लिया, लेकिन क्या ये सही प्रोसेस है? जो हम स्किल एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो स्किल एजुकेशन इसीलिए है कि जो बच्चा सीख रहा है वो खुद कर रहा है, वो करके सीख रहा है और वो जो करके सीख रहा है उसे कोई भुला नहीं सकता। तो हमें जानकारी लेनी होगी, बच्चे के लेवल पे जाना होगा, एक टीचर को उस लेवल पे जाके ज़रूर चेक करना होगा कि भाई ये बच्चा इस तरीके से है और लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो मुझे इससे पूछना पड़ेगा, इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं कर पा रहा। वो क्लास 10th में, 11th में या 9th में, 8th में ज़रूर होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस लिए, बहुत सारे स्कूल्स मैंने ऐसे देखे कि 7th और 8th के बच्चे जिनको इवन अपना नाम भी प्रॉपर लिखना नहीं आता, उनको स्कूल का नाम लिखने के लिए बोल दें, प्रिंसिपल की स्पेलिंग के लिए बोल दें, तो उनको प्रॉपर नहीं लिखनी आती। तो क्या ये बैकग्राउंड जो हमारा है, जो बच्चे 1st to 8th तक आए हैं, उनको आने में, उनको यहाँ तक लाने में हमारे टीचर से कहीं कोई चूक हुई, हम उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं कर पाए? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारे टीचर्स उन चीज़ों को देखें और उनकी प्राइमरी जो वीकनेस है उस पे काम करें। ग्रेजुअली वो जरूर डेवलप करेंगे और उसका फ़ायदा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर श्री कृष्ण जी, ये सारी बातें रखने के लिए। तो आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट हैं, सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।